गुड इवनिंग। नमस्कार आप सभी को, मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर आस्था सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे निरंतर आईएफपीएच का 568वां दिन है। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच एक फोरम है, एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था जिससे पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का कराता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है, तत्पश्चात अब राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी से जुड़ी ज्ञान का साझा करना है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं इस बैठक में मुख्य अतिथि वक्ता नवीन पासवाकर सर का स्वागत करती हूँ। सर का सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए सर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सर ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है, जिसमें से कुछ नाम है हेल्थ केयर कंसल्टेंट टू 40+ ऑर्गेनाइजेशन 2017 में। सर डायरेक्टर रह चुके हैं GIMS हेल्थ केयर 2013 में, और डायरेक्टर ऑफ प्राइमर प्रोजेक्ट प्राइवेटेड लिमिटेड 2017 एंड डायरेक्टर ऑफ वैलिडस हेल्थ केयर प्राइवेटेड लिमिटेड 2017 में, एंड फाउंडर डायरेक्टर है प्राइमरी हेल्थ केयर फाउंडेशन 2021 में। सर के कुछ पब्लिकेशंस है, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन को ऑथर है सर, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक ऑथर है, रिपर्टरी ऑफ कोविड-19 एंड 14+ साइंटिफिक राइटिंग इन वेरियस जर्नल 5 रिसर्च पेपर पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल्स। सर को काफी सारे अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है, जैसे कि सर्विस इन एक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यूएसए 2013, सर्विस इन पब्लिक हेल्थ केयर IIHP 2017, एक्सीलेंस इन होम्योपैथिक hpathy.com 2022 एंड होम्योपैथिक गौरव पुरस्कार एजुकेशन IIHP 2023। सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथिक स्ट्रेटेजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यूजिंग इंडोलाइज इंडिकेटेड मेडिसिन। अब मैं सर से अनुग्रह करूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। हेलो। हेलो, मेरी आवाज सुनाई हाँ दे रही सर। है? जी सर। अच्छा। और मुझे स्लाइड शेयर करने की परमिशन दे दीजिए। आपका है सर, आप कर सकते हैं। जी। स्लाइड्स दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। तो मैं साहनी सर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच पे अ, ये प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया, और सभी लोगों से मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना हिंदी में वार्तालाप करूँ, ताकि प्रेजेंटेशन सबको हिंदी में समझ में आए। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, और उसमें इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये स्टडी की मैं एक थोड़ा से बैकग्राउंड आपको, मतलब इसके पीछे जो स्टोरी है वो आपको बता दूं कि ये जो स्टडी है वो 1997 और ईयर 2000 के बीच में हमने किया था। ये आंध्र प्रदेश के एक रूरल एरिया में, जब मैं वहाँ काम कर रहा था, तब हमने ये स्टडी कंप्लीट की थी। ये एक हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी है, जहाँ पे मेरे साथ में एक पीडियाट्रिशियन, मैं और हमारे बहुत सारे होम्योपैथिक मित्र वहाँ काम कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ कंसल्टेंट करके, होम्योपैथिक कंसल्टेंट करके काम कर रहा था,
तब मेरे साथ में हमारे हॉस्पिटल, एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल था, वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन भी काम करते थे, तो हम दोनों ने मिलके ये अभ्यास किया है। और ये 1997 और 2000 के बीच में जो किया गया प्रयास है, तो इसमें लैब इन्वेस्टिगेशंस जो है उस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते थे, तो हमने हमारा जो बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस है उसी पे काम ज़्यादातर किया है। हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था उस समय जिसका नाम था ऑर्गेनॉन 96। तो ये सारी चीज़ें हमने उस समय यूज़ करके ये पर्टिकुलर स्टडी किया था। ये टोटली रूरल हॉस्पिटल है, रूरल एरिया में, शहर से बहुत दूर, और वहाँ पे हम ये काम कर रहे थे। पहले हम ये समझ लेते कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है क्या। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है किडनीज की, जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल जो डिपॉजिट्स होते हैं हमारे शरीर में, ब्लड में, वो किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके अटक जाते हैं, और वो जो डिपॉजिट्स की वजह से किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन में सूजन आना शुरू शुरू हो जाता है। और उसका जो मेन जो प्रेजेंटेशन है, मतलब उसकी जो लक्षण है, वो ये है कि बच्चों में हिमैचूरिया, मतलब पेशाब में खून जाने को शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है शरीर में, हाइपरटेंशन मतलब रक्तदाब बढ़ जाता है, और अलग अलग प्रकार के किडनी के इनसफिशिएंसी, मतलब किडनी का काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मोस्टली ये जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल वायरस के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद इसको ज्यादा दिखाई देता है। और आईजीए नेफ्रोपैथी, मतलब खून में आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के जो एबरेशंस होते हैं, उसकी वजह से ये मेनली दिखाई देता है। और ये ज्यादातर मतलब बच्चों में पाया जाता है। मेल फीमेल में ऑलमोस्ट दोनों, मेल या फीमेल, मतलब स्त्री, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो है मेनली स्ट्रेप्टोकोकल का नेफ्रेटोजेनिक बैक्टीरिया रहता है, स्ट्रेन है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का। उससे उसकी वजह से ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। दूसरे और कोई कारण भी है, जैसे मल्टी सिस्टमिक डिसीज है, जैसे एसएलई हो, हिनॉक्स कॉलिंग परप्यूरा हो, एक्सेट्रा। और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके एक प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज है। ये सारे मिलके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की नींव डालते हैं। अब होता ये है एक्चुअली कि इसमें नॉर्मली ये होना चाहिए कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को हमारा शरीर जो है वो आराम से फिल्टर कर लेता है और उसको शरीर के बाहर फेंक देता है। लेकिन जब हमारी जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम है, जब ये काम नहीं कर पाती है, तब वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं, और उसकी वजह से क्योंकि उनका प्रमाण फिर ब्लड में सर्कुलेट होना बढ़ जाता है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके चिपक जाते हैं। तो ये कारण है कि इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू हो जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो एंटीजन और एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स जाके वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठ जाता है, या सिर्फ एक एंटीबॉडी जाके उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठती है और फिर एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये जो है इसका मतलब, आप अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो उसमें दिखता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपको ये हम्प्स दिखेंगे, मतलब जो पार्टिकल्स दिखेंगे, और उसके अराउंड पूरा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दिखता है। अब ये सारी चीज का होम्योपैथिक रेलेवेंस क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें बुक्स में दी हुई है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो वो है वो होम्योपैथिक, इससे होम्योपैथी में हमको कैसे हम इसको इस्तेमाल करें। तो ये पहली बात तो ये है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब इसकी जो शुरुआत है वो बहुत एक्यूट होती है, बट अगर आपको समझ में आया होगा कि ये जो प्रोसेस है वो क्रॉनिक है, क्योंकि आपके ब्लड
में लिम्फेटिक सिस्टम से इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी फिल्टरेशन का मैकेनिज्म पहले खराब हो जाता है और उसके बाद में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और फाइनली उसका किडनी पे असर होकर हमको उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर हम सिर्फ लक्षणों को देखें तो ये लगेगा कि ये बहुत एक्यूट है, लेकिन वैसा नहीं है। ये एक्चुअली क्रॉनिक डिसीज है जिसका एक्सप्रेशन मतलब जिसकी जो लक्षण है वो एक्यूटली दिखाई देते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार अगर हम सिर्फ इसको एक्यूट डिसीज करके ट्रीट करेंगे तो हम उसका जो मायाज्मेटिक एंगल है, उसका जो रिकरेंस का एंगल है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे और जिसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट अधूरी रह जाएगी। तो ये पॉइंट, ये पैथोजेनेसिस समझने के बाद हमको समझ में आ जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो किडनी जो है उसकी साइज बढ़ जाती है और जो ग्लोमेरुला है जहां पे एक्चुअली ब्लड सप्लाई होना चाहिए वहां से ब्लड सप्लाई हट जाता है। तो दो फिनोमिना, दो चीजें हो रही है। एक कि ब्लड सप्लाई एक्चुअली कम हो रहा है किडनीज का, लेकिन किडनी की साइज बढ़ रही है। अब ये और इसमें फिर जो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स है वो शुरू हो जाता है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको इसलिए समझ में आना चाहिए कि इसका माइज्मेटिक नेचर क्या हो सकता है। एक जगह पे फिल्टरेशन, किडनी की साइज बढ़ रही है और उसके ऑपोजिट में ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और उसका इम्पैक्ट फिल्ट्रेशन पे हो रहा है। जो चीजें हमने आसानी से किडनी से बाहर फेंकनी है वो हम रिटेन करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको अंदर ही रहना, अंदर ही रखना शुरू कर देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोसेस स्लो है लेकिन एक्यूटली उसका प्रेजेंटेशन आता है, एकदम सडन प्रेजेंटेशन आता है। इसका जो बेसिस है वो इम्यूनोलॉजिकल, जिसको कहते हैं डिसअरेंजमेंट है, और किडनी में एवैस्कुलरिटी मतलब ब्लड कम होने के बावजूद सूजन आ जाती है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अपने को इसका माइज्मेटिक नेचर समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो मेन माइज्मेटिक नेचर है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत सारा साइकोटिक और ट्यूबरकुलर टाइप का जो नेचर है वो है इसके पीछे। इसका क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि इस आप जब हम केसेस प्रेजेंट करेंगे तब आपको समझ, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इंटरकरेंट रेमेडीज जो मायाज्म पे बेस्ड है उसका ये बीमारी ट्रीट करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो जो मैंने मतलब जो लक्षण है वो मैंने पहले ही आपको बता दिए कि मेन जो लक्षण है पेशाब में खून जाना, फिर पूरे शरीर में सूजन आना, रक्तदाब बढ़ जाना और प्रोटीन्स यूरिन में जो है प्रोटीन्स का प्रवाह बढ़ जाना। और बहुत बार बच्चे पेशाब की जो क्वांटिटी है उसको भी बहुत कम महसूस करते हैं, मतलब पेशाब बहुत कम होती है, तो क्रिएटिनिन भी बहुत बार बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट में पानी हो जाता है और आप देखेंगे इसके आगे जो केसेस है उसमें एक या दो केसेस में हार्ट फेलियर भी शुरू हो गया था पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से, और एक केस में एंसेफेलोपैथी भी शुरू हो गई थी। अगर इसको हमने ठीक से ट्रीट नहीं किया तो 10 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चले जाते हैं और बहुत 1 से 2% केसेस ऐसे हैं जहां पे सब ग्लॉटिक इडीमा मतलब आपके जो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के नीचे इडीमा आ जाता है जिसकी वजह से एयरवे कंप्रेशन होके बहुत मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि सांस लेना फिर बंद हो जाता है। तो इतना इसको हम हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका जो रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है वो हार्ट से लेके ब्रेन से लेके सडन ब्रेथलेसनेस की तरफ आ जाता है। इसका जो प्रोग्नोसिस है वो नॉर्मली एक्यूट फेज अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं या इसको हम एलोपैथिकली ट्रीट करते हैं तो इसको 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं रिजॉल्व होने में। ब्लड प्रेशर को ही 4 से 6 हफ्ते लगते हैं और माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया तो 6 6 महीने तक चलते रहते। तो ये वैसे मतलब इसको एक्यूट स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसको रिजॉल्व होने को 6 से 8 हफ्ते की अवधि लगती है।
हाइपरटेंशन 60 से 70% लोगों में दिखता है, और एंसेफेलोपैथी जो है और लगभग 10% लोगों में एंसेफेलोपैथी का प्रमाण हमको नजर आता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं तो हालांकि ये वैसे सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन उसको 8 हफ्ते लगते हैं रिजॉल्व होने में। तो अगर आपकी होम्योपैथिक दवा आप दे रहे हो और आपकी जो बीमारी है वो 8 हफ्ते से ज्यादा चली जाती है, तो इसका मतलब आपका काम जो दवा है वो काम नहीं कर रही है, और जो रेजोल्यूशन है वो मतलब जो जो बीमारी जो अपने आप समाप्त हो रही है उसी से वो बंदा ठीक हो रहा है। तो ये मापदंड हमको समझ में आना जरूरी है इसके पहले कि हम ट्रीटमेंट्स शुरू कर दें। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 6 से 4 हफ्ते के मतलब उसके बहुत अंदर हमको इनको ठीक करना। और किडनी के बारे में एक चीज हमको समझनी है कि किडनी डिसीजेस प्राइमरीली इसमें आपको बहुत ज्यादा पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम मिलती, क्योंकि किडनी में अगर आप एनाटॉमी समझ लो तो किडनी में नर्व्स नहीं है। किडनी के जो नर्व्स है उसके कैप्सूल में है, किडनी के अंदर नहीं। तो जब तक कैप्सूल स्ट्रेच होके डिस्टेंड होके दर्द जब स्ट्रेच नहीं होता है तब तक किडनी आपको पेन का एहसास नहीं दिलाती है। यूरेटर में पेन हो सकता है, लेकिन किडनी वाला पेन जो है बहुत डीले शुरू होता है। इसकी वजह से एक्सप्रेशन जो है मतलब जो दर्द की वजह से जब पेशेंट अपने पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं वो अपने को ये केसेस में नहीं दिखाई देते। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशंस जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं PQRS, वो ये बीमारियों में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 जो पैथोलॉजीज बताए थे जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की प्रेजेंट के अंडरलाइंग कॉजेज है, ये 4 है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और जो अभी हमारे केसेस है वो मोस्टली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केसेस है, और ये जो IgA और गुड पास्चर्स है उसके केसेस नहीं। तो इसमें ये सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है तो आप इसको इंडिविजुअलाइजेशन कैसे करोगे, जब सिंगल दवा कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए जो पूरा स्टडी है इसमें हमने बीमारी की जो पेस है, मतलब उसकी जो स्पीड है, और पैथोलॉजी की जो स्टेट है, और जो इक्का दुक्का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका संगम करके हमने टोटालिटी बनाने की एक प्रक्रिया शुरू की। और वो अभी जैसे हम केसेस प्रेजेंट करेंगे तब आपको दिखेगी। ये मैंने 10 सैंपल केसेस लिए हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि हर एक बच्चे का BP जो था वो बढ़ा हुआ था। आप देखेंगे हाइपरटेंशन सभी में था, सभी को ग्रेड 2 और ग्रेड 3 एडिमा था। और जो रिपोर्टिंग टाइम था, मतलब जब बच्चों को सिम्टम शुरू हुए उसके कितने दिन बाद बच्चे हमारे पास आए, तो जो अर्लीस्ट था वो सेकेंड डे पे आया था, और जो बहुत लेट आया वो 15 दिन के बाद आया। अब आप ये भी देखेंगे कि इसमें से लगभग 30% लोगों की पेशाब आना कम हो गई थी, ओलिगुरिया हो गया था। बाकी 70% को पेशाब तो आ रही थी, लेकिन 100% को हाइपरटेंशन था, 100% को इडीमा था, 100% को पॉलीयूरिया और प्रोटीनयूरिया और हिमेचूरिया था। ठीक है, और आप नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको और भी कुछ बीमारियां साथ में चल रही थी। जैसे किसी को न्यूरोसिस और कॉलिक बीमारी थी, किसी को एलर्जिक डर्मेटाइटिस की बीमारी थी, किसी को ब्रोंकाइटिस की बीमारी थी, किसी को हेडेक हो रहा था, किसी को URTI, पायोडर्मा, CSOM वाली बीमारियां चल रही थी, किसी को कोलाइटिस था। ये साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें चल रही थी। एक पेशेंट LVF में प्रेजेंट किया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, और एक एंसेफेलोपैथी में, एक को एसाइटिस डेवलप हुआ था। ये सारे मतलब आप अगर देखेंगे तो 10 केसेस में सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कॉम्प्लिकेशंस और उसका जो बेसिक प्रेजेंटेशन है वो दिखाई देता है। हम पहली केस की ओर चलते हैं। इसमें एक सिंपल सी चीज, 7 साल की बच्ची थी जिसको ये सारे प्रोटीनयूरिया, एडिमा, हिमेचूरिया वगैरह सब था, ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुका था और पेशाब होना भी कम हो चुका था। उसको ये शुरुआत कैसी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़की क्लास में बैठी थी और उसके जो टीचर थे उन्होंने उसकी जो बगल में बैठी वाली उसकी दोस्त थी उसको किसी कारण से उसको डांट दिया, उसको बहुत जोर से डांटा।
बच्ची को नहीं, बच्ची के बगल में बैठी हुई उसकी दोस्त को डांटा। किसी कारण से क्लास में उसको बहुत जोर से डांट पड़ी। तो ये बच्ची पे उसका इतना असर हो गया कि इसको इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर बुखार आ चुका। और वो बुखार उन्होंने अपने बगल में जो जनरल प्रैक्टिशनर थे उनको दिखा दिया, उन्होंने कुछ क्रोसिन वगैरह दे दी, वो बुखार बंद हो गया। लेकिन जैसे ही वो बुखार बंद हो गया, वो बच्ची को ये स्वेलिंग, प्रोटीन्यूरिया, इडीमा सारी चीजें शुरू हो गई। तो ये रही थी हिस्ट्री बच्ची की। फिर हमने उसको थोड़ा सा, और जब वो बच्ची सामने बैठी थी तो एक ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांगली आया था कि ये बच्ची का जो फेस था वो अभी भी डरा हुआ था। उसका जो, उसको एक शॉक्ड लुक जिसको कहते हैं, डरा हुआ, और मतलब जो अभी अभी कोई चीज से डर के बाहर आया हो, ऐसे उसके बच्चे के चेहरे पे एक एक्सप्रेशन था। उसका लुक उस तरह से था। और वो उसके थोड़ी सी और हिस्ट्री लेने के बाद ये मालूम पड़ा कि बच्ची वैसे तो फियरफुल है नेचर से, थर्मली, मतलब जो उसकी थर्मल स्टेट जो है वो हॉट है, और उसको क्रेविंग फॉर स्वीट्स है। हमने एक सिंपल सी टोटालिटी बनाई थी कि भाई एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड शॉक, क्योंकि डांट तो इसको पड़ी नहीं थी, बस बगल में बैठी हुई बच्ची को डांट पड़ी थी, उसका असर इसके ऊपर हुआ था। और जो फीवर आया था उसको, जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर फ्रेंड थे, उन्होंने क्रोसिन दे के चुप करा दिया। और उसके बाद में उसको ये सारी चीजें डेवलप हुई। तो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड शॉक, सप्रेशन, और फियरफुल बच्ची जिस जो हॉट पेशेंट है और क्रेविंग फॉर स्वीट है। तो इसको एक सिंपल सी दवा लगी, जिसको हमने देखा होगा कि ये इसमें कॉज एंड इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि यहाँ हो गया कॉज, और उसका इमीडिएटली एक कुछ दिनों बाद उसका इफेक्ट हमको दिखाई देता है। और बच्ची अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था कि वो बहुत डरी हुई थी और उसमें सहम गई थी, उससे बाहर नहीं आ पा रही। और हमने सिंपल एक काम किया, ओपीएम 200 का एक सिंगल सा डोज, उसको सिंगल डोज दे दिया। और आप अगर देखेंगे ये केस में, जो इडीमा जिसको 3 हफ्ते लगते हैं वो लगभग 1.5 दिन में खत्म हो गया। हाइपरटेंशन 2 दिन में बंद हो गया। हिमेचूरिया भी जो है 1.5-2 दिन में बंद हो गया, और प्रोटीनयूरिया को 3-4 दिन लगे ठीक होने। कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है उसको तो हम वीक्स में देख रहे थे, लेकिन ओपीएम के सिंगल डोज के बाद ये बच्ची लगभग 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गई। अब इसको अगर हम, ये रिस्पॉन्स को अगर हम देखें, तो इसमें हमको एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट जो है कि बच्ची इमीडिएटली हमारे पास पहुंच गई थी, और जो सप्रेशन हो चुका था वो बहुत ज्यादा डीप नहीं चला। तो इसको हमने, इसको जो रिस्पॉन्स भी है वो बहुत स्विफ्ट, और सिंगल डोज, एक डोज में इसको रिस्पॉन्स आया। तो ये जो है ना, ये क्लासिक सोरिक रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, कि इसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक डोज दे दो, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते, कॉज एंड इफेक्ट हमको मालूम पड़ता है, और जो बीमारी है वो बहुत डीप नहीं गई होती। तो इसको हमने 3 दिन के अंदर ये पेशेंट को रिस्पॉन्स मिल गया। अब मैं एक दूसरी केस आपको बता रहा हूँ इसके बाद में, कि ये बच्ची 15 दिन से किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा कर रही थी, और उन्होंने इसको जो है ओलिगुरिया, प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन देख के, असाइटिस देख के एपिस उनको दे चुके थे। और एपिस देने के बाद में थोड़े दिन तक वो बच्ची ठीक हो रही थी, और उसके बाद में उसका ठीक होना बंद हो गया। मतलब एक लेवल तक एम्यूलरेशन हुआ, और उसके बाद में उसका एम्यूलरेशन रुक गया, बीमारी आगे ठीक नहीं हो रही। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने ये एक ओपिनियन ले के लिए हमारे पास ये पेशेंट को भेजा था। तो जब हमने इसकी केस ली, अब आप देखिए, एपिस उन्होंने दे दिया था, लेकिन एपिस एपिस का कैरेक्टरिस्टिक एक लेवल तक आने के बाद में वो बंद हो गया, उसको ठीक होना। तब उनको क्वेश्चन आया कि भाई अब इसको आगे कैसे ठीक करें, इसलिए उन्होंने ये पेशेंट भेजी थी कि क्या करे सर इसके लिए। तो ये बच्ची का जब हमने पूरा स्टडी किया, तब ये समझ में आया कि बच्ची माइल्ड थी नेचर से, बहुत ओबीडियंट थी, सबका काम सुनती थी। उसके मैनर्स जो थे वो डीलेड हो गए थे,
उसको एवर्जन टू मिल्क था और थर्मली हॉट थी, जो मैंने टोटलिटी आप देखेंगे राइट साइड पे लिखी हुई है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज करनी थी कि भाई एपिस, तो अब एपिस ने एक लेवल तक तो उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, अब एपिस के बाद की टोटलिटी क्या है। तो एपिस की जो कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है और क्रॉनिक रेमेडी है वो है पल्सटिला। तो इस बच्ची को हमने एक सिंगल डोज पल्सटिला का दे दिया था, और जो आप देख रहे हैं ग्राफ में, जो एपिस से इतने दिन से रिस्पॉन्स आके रुक गया था, वो एक सिंगल डोज पल्सटिला से उसको पूरा रिस्पॉन्स उसका क्लोज हो गया। तो जो बच्ची 15 दिन से स्ट्रगल कर रही थी, उसको 17वें 18वें दिन पे, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 या ढाई हफ्ते के अंदर अंदर इसको ठीक कर दिए। तो ये बात बार बार मैं आपको दोहराता हूं कि आप ध्यान रखिए कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नेचुरल हीलिंग से बहुत पहले आ जाना चाहिए। नेचुरल हीलिंग को तो 6-8 हफ्ते में तो बच्चा ऐसे भी ठीक हो जाता है, लेकिन उसके पहले अगर हम रिस्पॉन्स दे सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों केसेस मैंने आपको बताया कि पहले केस में तो 3 दिन में रिस्पॉन्स आया था, दूसरी केस 15 दिन से आके रुक गई थी, उसको एक सिंगल डोज ऑफ पल्सटिला एपिस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी टू एपिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द चाइल्ड देके हमने इसको 18वें दिन पे ठीक कर दिया। अब ये जो तीसरी केस है, इसमें आप देखेंगे कि इसका बीपी जो था 140/90 था, ये बच्चे का 5 साल का बच्चा था। और इसकी जो शुरुआत थी ना, वो सडन नहीं हुई थी, उसको ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रहा था। और साथ में उसको कॉफ था जो बाउट्स में आ रहा था, और उसका जो डिस्निया था, उसको कॉफ के साथ डिस्निया भी हो रहा था, वो मिडनाइट में और लाइंग डाउन पे उसको डिस्निया हो रहा था। अगर हम पेशेंट की टोटल हिस्ट्री, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखते हैं, तो बच्चा इरिटेबल था, इगोइस्टिक था, उसको किसी ने स्कोल्ड किया तो बिल्कुल रूठ जाता था या उसको आर्ग्यू करता था, डोमिनेटिंग था, हॉट था, और क्रेविंग स्वीट्स था उसको। लेकिन अगर आप इसको आप ससेप्टेबिलिटी के एंगल से देखेंगे, तो 2 बीमारियां साथ में चल रही है ये पेशेंट। एक तो उसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, और दूसरा जो पार्ट है वो उसको जैसे कि ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स है, जो कॉफ था, ब्रेथलेसनेस है, एग्रेवेशन इन मिडनाइट है, और लाइंग डाउन है। तो अब इसको कैसे हैंडल करें। हमको दिख रहा है कि बच्चे की टोटलिटी जो है, क्रॉनिक टोटलिटी जो है, वो शायद हम सभी अग्री करेंगे कि लाइकोपोडियम की तरफ जा रही है। लेकिन क्या हम इसमें लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करें, अभी करें, या दो डिसिमिलर डिसीज जो कि हमारे एफोरिज्म 39 में लिखे हुए हैं, दो डिसिमिलर डिसीज जब एक साथ में एक शरीर में प्रवेश करके जब अपना खेल खेल रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेनॉन में ये लिखा है कि जो उस समय जो डोमिनेंट डिसीज है और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, जो शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा है, उसको पहले हैंडल करना जरूरी है। और जैसे ही आप उसको हैंडल करोगे तो वो बैकग्राउंड में चले जाएगा, और फिर आपको जो सेकंड डिसीज है वो उसके फीचर्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब इसमें आपको ना ये ससेप्टेबिलिटी समझना जरूरी है कि भाई इसमें अब कहाँ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिडनाइट एग्रेवेशन एंड लाइंग डाउन में है। ये देख के हमने इनको पहले आरसायोड 200 की डोज फर्स्ट दिया, वो 2 दिन तक चालू रखे। और आरसायोड के बाद में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी आरसायोड से? तो नहीं। आरसायोड ने सिर्फ वो जो ब्रोंकाइटिस का प्रेजेंटेशन था, जो डोमिनेंट प्रेजेंटेशन था उस समय, उसको ठीक किया। और उसके बाद में हमने लाइकोपोडियम 200 सिंगल डोज, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको हमने रिपीट कर दिया, उसको दे दिया। सिंगल डोज ऑफ लाइकोपोडियम देने के बाद में ये पूरा जो एपिसोड था वो 4 दिन में रिजॉल्व हो गया। और इसको हमने 3 महीने तक इसको रिपीटेड फॉलोअप किया, और ये देखा कि इसको कोई रिलैप्स नहीं आया। हालांकि बहुत सारे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में रिलैप्स इज नोन टू अकर विद इन 3 मंथ्स। तो इसमें भी आपने अगर देखा होगा, पहले 2 दिन आर्सेनिक आयोड लगा ब्रोंकाइटिस ठीक करने के लिए, और उसके बाद में सिंगल डोज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आर्सेनिक आयोड के रिलेशनशिप में लाइकोपोडियम है, उसको देके 4 दिन में ये पूरी चारों सिम्टोमेटोलॉजी ठीक हो गई। इसमें समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनॉन में जो लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको कैसे हम इस्तेमाल करें।
अगर हम जानते थे कि लाइकोपोडियम शायद इसकी रेमेडी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जब वो इंडिकेटेड नहीं है तब अब अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए इंडिकेटेड मेडिसिन जो है, जो उसका इस्तेमाल करना पहले बहुत जरूरी है। वो इंडिकेटेड मेडिसिन अपना काम कर देती है और उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक केस से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। और एफोरिज्म 39 में जैसे कहा है, टू डिसिमिलर डिसीजेस आर व्हेन दे आर हार्बरिंग इन द सिस्टम, द डोमिनेंट वन विल एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। उसको आपको पहले एड्रेस करना है और उसके बाद में जो सेकंड है वो अपने आप से उभर के आएगा, फिर उसको आप सेकंड डिसीज को आप एड्रेस कीजिए। ये फोर्थ केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। केसेस शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि हमारा काम, हम ये नहीं देखना चाह रहे कि भाई क्या रेमेडीज किस तरह से आई है, हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजीज कैसे चेंज होती है। जैसे पहले केस में देखा आपने कि एक सिंगल डोज सिंपल कैरेक्टरिस्टिक टोटलिटी मिल रही थी, सिंगल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप था, तो हमने एक सिंगल डोज से ठीक कर दिया। दूसरी जो रेमेडी थी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी यूज करनी पड़ी, क्योंकि जो एपिस दी गई थी पहले, उसका अपना काम करने के बाद वो आगे काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल थी उसको दिया। थर्ड केस जो था उसमें आपने देखा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ थैंक यू सर। नहीं, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है इसलिए। हाँ, वही देख रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर रुक जाए तो मुझे बता दीजिए। तो ये जो थर्ड केस थी इसमें अगर आपने देखा होगा कि अलग स्ट्रैटेजी यूज की थी। अभी ये जो फोर्थ केस मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये केस में डिस्निया बहुत ज्यादा था और सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हेलो, सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू। तो अब ये बच्चा ऐसा था कि मतलब ये थोड़ा सा एलवीएफ की तरफ चला गया था और इसका बीपी भी आप देखेंगे 150/90 चल रहा था। और इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, बस कॉमन सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे प्रोटीनयूरिया है, हिमैचूरिया। ये तो कॉमन सिम्टम ऑफ डिसीज हो गए, इसके ऊपर आप होम्योपैथिक दवा नहीं दे सकते। तो हमने इसकी पूरा प्री मॉर्बिड पिक्चर जिसको कहते हैं, मतलब ये बच्चा बीमार होने के पहले कैसे था, इसको हमने स्टडी किया। तो उसको ये समझ में आया कि बच्चे का नेचर ऑब्स्टिनेट था, वो बहुत सेंसिटिव था, किसी ने उसको डांट दिया तो बहुत अफसोस उसको होता था, बहुत डर जाता था। फियर ऑफ घोस्ट उसमें था, मतलब और ड्रीम्स भी घोस्ट के ड्रीम्स आते थे। क्रेविंग स्वीट्स था और पाइका था। अब ये सारी जो सिम्टम्स है ना, ये बीमारी के पहले वाले सिम्टम्स है, मतलब ये उसके बेसिक नेचर के सिम्टम्स। तो इससे ये बहुत समझ में आ जाता है कि भैया ये तो कैरेक्टेरिया काप की तरफ बच्चा है और उसको एक्यूट में कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया। तो अब एक्यूट प्रेजेंटेशन में क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवा या क्रॉनिक दवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके ऊपर डायलेमा था। अगर आपने ये देखा होगा कि इसको कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्यूट सिम्टम आए ही नहीं, सारे कॉमन सिम्टम दिखाई दे रहे थे रीनल किडनी सिम्टम्स के हिसाब से। तो इसको हमने क्या किया कि भाई इसको सिंगल डोज कैलकेरिया काप का दे दिया जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल था, राइट। लेकिन वो सिंगल डोज से कोई असर ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया इसमें। तो अब क्या करें, ये एक डायलेमा होता है कि भाई आपने तो सोच समझ के जो इंडिकेटेड रेमेडी है वो दे दी, लेकिन उसका जो रेमेडी रिएक्शन है या जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का जो रेमेडी रिएक्शन आया वो आ गया स्टेटस को। तब स्टेटस को में करे क्या, तो क्यों स्टेटस को आया इसका हमने थोड़ा विश्लेषण किया। तो हमने ये देखा कि क्या टोटलिटी गलत है, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि टोटलिटी गलत है, और एक्यूट प्रेजेंटेशन कोई था नहीं जिसके लिए हम एक्यूट रेमेडी दे। तो ये सोच के फिर हमने इसको समझने की कोशिश की कि गड़बड़ कहाँ है। तो हमारा जो असेसमेंट हुआ इसमें यह है कि इसका जो मायाजम है वो देखेंगे आप, स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट है, बहुत ज्यादा सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है और बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक आ नहीं रहे, लेकिन डिसीज एक जगह पे रुका हुआ है, वो ना बढ़ रहा है बहुत तेजी से, ना कम भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब वो ना जिसको कहते हैं कि वो हॉवरिंग ऑफ डिसीज कहते हैं, हॉवरिंग मतलब वहीं घूम रहा है, चीज वहीं घूम रही है, सूजन आई है
लेकिन ना वो बढ़ रही है, ना वो बीमार बहुत ज्यादा और बढ़ के बीमार हो रहा है, ना वो अपने आप से रिजॉल्व हो रही है। तो हॉवरिंग चल रहा था और वहीं पे घूम रहा था वो बीमार, मतलब वो जो इलनेस है वो पैथोलॉजी है। तो ये एंगल को ध्यान में रख के हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई ये तो लग रहा है कि ये साइकोटिक, इसका जो मायाजम है ये इस रेमेडी को मतलब रजिस्टर होने से प्रिवेंट कर रहा है, इसको नहीं हो रहा, ठीक नहीं होने दे रहा है। और साइकोटिक मायाजम का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं, इसका अगर आप पिक्यूलियर जो हैनिमैन जी ने जिसके बारे में बात किया है कि इसमें एक्यूमुलेशन और प्रोलिफरेशन, ये दो फिनोमिना बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई देंगे, जैसे इसलिए वॉट्स का डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो एक्यूमुलेशन और प्रोलिफरेशन का जब संगम होता है तो उसको जो है पुश करने के लिए, उसको एक तरह का स्टिमुलेट करने के लिए आपको एक सिंगल डोज कभी कभी काफी नहीं होता है। तो इसलिए हमने उसको कैलकेरिया काप का एक ही दिन में 3 डोज खिला दिए, सुबह, दोपहर और शाम, और फिर उसको छोड़ दिया। तो उसका ये असर हुआ कि विद इन, इसको आप अगर देखेंगे, ये बच्चा जो है ही टुक 9 to 10 days टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट इंप्रूवमेंट। तो आप अगर देखेंगे पूरा प्रोसेस ही स्लो है, पूरा प्रोसेस ही एक्यूमुलेटिव, पूरा प्रोसेस ही प्रोलिफरेटिव। तो मतलब ये पूरा साइकोटिक स्टेट में ये बच्चा बैठा हुआ था, इसलिए सिंगल डोज में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जैसे सोरिक केस में हुआ था पहले ओपीएम वाले। इसको 3 डोज एक ही दिन में देने पड़े। लेकिन उसके बाद में जब उसकी गाड़ी निकल पड़ी, जब हमको समझ में आया कि इसके जनरल सब ठीक हो रहे, इसके प्रोटीन यूरिया में थोड़ा बहुत हल्का फर्क आने लगा है, उसके बाद में हमने इसको बिल्कुल कोई डोज नहीं दिया, फिर सिर्फ ऑब्जर्व किया। और 9-10 दिन में ये बच्चा धीरे 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 करके अपने आप से ठीक हो गया। तो रिस्पांस तो आपका 2 हफ्ते के अंदर आ गया है, लेकिन रिस्पांस की जो स्पीड है, आप अगर सोरिक केस जो मैंने ओपीएम की बात की थी, एक सिंगल डोज दे दिया, 2-2 दिन में सारी चीजें ठीक हो गई, ऐसे साइकोटिक केसेस में नहीं होता है। उसको अपना एक स्पीड होता है, वो स्पीड को एक बार आपने उसको धक्का दे दिया तो फिर वो अपने आप से अपने मोमेंटम से वो ठीक हो जाए। फिर आप बीच में उसमें एक्स्ट्रा रिपीटेशन ऑफ डोजेस करके अपनी एंजाइटी की वजह से, नहीं इसको जल्दी ठीक करना है, ये सारी चीजें अगर हम करने जाते हैं तो इसको हम ज्यादा हार्म कर देते हैं। साइकोटिक डिसीजेस को थोड़ा शुरुआत में ज्यादा पुश लगता है, थोड़ा उसको ज्यादा धक्का मारना पड़ता है, लेकिन एक बार वो मोमेंटम में आ गए फिर आप अपने आप को वहां से दूर कर दीजिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, वो अपने आप धीरे 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 उसको ठीक कर देंगे। इसको स्पीड अप करने की कोशिश न करें। तो यही मैं बताने, ये ग्राफ वही बता रहा है कि यहाँ पे ये बच्चा हमारे पास आया और यहाँ पे हमने सिंगल डोज दिया था तो कोई चेंज नहीं आया था सारी चीजों में, है ना सर, का हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया में। फिर जब हमने 3 डोज दे दिए एक ही दिन में, उसके बाद में आपको समझ में आया, आपको दिखाई देगा कि चेंज आया। और उसके बाद में हमने कोई डोज रिपीट नहीं किया, सिर्फ उसको प्लेसिबो पे रखा और वो धीरे धीरे अपने आप से 9वें दिन में, 9-10 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। तो आपको चारों केसेस में ध्यान में आया होगा कि एक पर्टिकुलर मेथड नहीं इवॉल्व होता है, आपको हर केस को उसकी मेरिट पे ट्रीट करना पड़ता है, उसकी स्पीड ऑफ द डिसीज, उसकी पैथोलॉजी, कितने कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, उसके ऊपर हमको इसको ट्रीट ठीक करके इसको उसका जजमेंट लेके एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि इसमें हम क्या यूज, कौन सी दवा यूज करें, एक्यूट दवा यूज करें या कॉम्प्लीमेंट्री दवा यूज करें या कॉन्स्टिट्यूशनल यूज करें, कितने डोज यूज करें, सिंगल दवा से, सिंगल डोज से ये ठीक हो जाएगा या इसको 2-3 और डोजेस लगेंगे, ये सारी चीजें हमको ठीक समझना जरूरी है। अब इसमें सर ये दूसरा उसी तरह का केस है, तो इसको मैं बहुत शॉर्टली बताता हूँ। इसको ना कैलकेरिया फ्लूर जैसी टोटालिटी थी इसकी, इसको भी कोई रीनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, कैलकेरिया फ्लूर जैसी उसकी टोटालिटी थी और हमने उसको कैलकेरिया फ्लूर दे चुके थे। लेकिन कैलकेरिया, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज था सर वो ये था कि कैलकेरिया फ्लूर देने के बावजूद उसको आप देखेंगे कि उसकी जो बाकी सारी चीज सिम्टम उसके ठीक हो रहे थे, लेकिन उसका जो ब्लड प्रेशर था वो
बार बार शूट अप हो रहा था। सॉरी। कैलकेरिया फ्लूर देने के बाद एक स्लो रिस्पांस आ गया था इडीमा प्रोटीनयूरिया में, लेकिन हाइपरटेंशन जो था वो बार बार बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो रेमेडी ने तो रिस्पांस दे दिया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस नहीं। और जो वैस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसका रिस्पांस जो है वो नॉर्मल रिस्पांस से बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, नॉर्मल एमिलोरेशन से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो अब पहले जो हमने देखा था कि साइकोटिक केस देखी थी, अब इसमें आपको दिखाई देगा कि डिस्पैरिटी है रिस्पांस में, यूनिफॉर्म रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस जो है एक जगह पे नोकीला है, दूसरी जगह पे बहुत स्मूथ है। तो ऐसे जब रिस्पांस आने दिखता है तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए क्लिनिकली कि ये ट्यूबरकुलर मायाज्म के इंडिकेशंस। तो इसलिए उसको हमने ट्यूबरकुलिनम 1M का एक सिंगल डोज दे दिया, और उसके बाद में कैलकेरिया फ्लूर के 2 या 3 डोज रिपीट कर दिए। तो वो पूरा जो है, वो जो जिसको कहते हैं नुकीला, जो एक हाइपरटेंशन का जो स्पाइक चल रहा था, उसको ट्यूबरकुलिनम देने के बाद और उसके बाद कैलकेरिया फ्लूर रिपीट करने के बाद एक स्मूथनेस आ गया। तो प्रोटीनयूरिया, इडीमा, हाइपरटेंशन फिर एक साइमल्टेनियसली एमिलोरेट, एक यूनिफॉर्म एमिलोरेशन जिसको कहते हैं, एक स्मूथ एमिलोरेशन उसमें आने को शुरू हो गया। और फिर हमने उसको हाथ नहीं लगाया, फिर छोड़ दिया उसको कि एक बार आपने एमिलोरेशन सेट कर दिया, उसको फिर आप एक्स्ट्रा उसमें आप आप कुछ ओवर द बोर्ड जाके या उसमें कुछ ज्यादा करने की कोशिश हमको नहीं करना चाहिए। फिर जो अपनी सिस्टम है, जो बॉडी है, जो ससेप्टेबिलिटी है, वो अपने आप से उसको ठीक कर देती है। अब ये जो केस है, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि तो इसको तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो था ही ये 6th पेशेंट को, लेकिन उसके साथ में उसको एक क्रॉनिक CSOM भी था, मतलब उसके कान में से डिस्चार्ज भी आ रहे थे। उसी समय उसको एक पायोडर्मा का एपिसोड भी आया था, जिसमें से पीला पीला पस आ रहा था। और ये सारी चीजें, और एक ड्राई कॉफ भी उसको चल रहा था। ये सारी चीजें उसको AGN के साथ ही बिल्कुल उसी समय शुरू हो गई। तो ये देखना जरूरी है कि अभी इसमें सारी चीजें जो है एक साथ में शुरू हुई है, सिर्फ AGN नहीं है, मल्टीपल डिसीजेस एक साथ में शुरू हुए। तो उसका जो मेन अभी जो इशू था, वो ड्राई कॉफ इन शॉर्ट स्पेल्स, ये उसका चल रहा था। तो किडनीज डिसीजेस विद ड्राई कॉफ इन शॉर्ट स्पेल अगर आप देखोगे तो उसमें एलुमिना है। तो एलुमिना का सिंगल डोज हमने उसको पहले दे दिया, उससे उसका जो एक्यूट ड्राई कॉफ था वो धीरे धीरे सेटल हो गया। और फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बाहर आने लगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में अगर आप देखोगे तो उसको स्किन और ईयर दोनों से थिक येलो डिस्चार्ज आ रहा था। ठीक है। और उसके बाद में सिर्फ हमने उसको एक सिंगल डोज ऑफ एलुमिना के बाद एक ट्यूबरकुलिनम का एक सिंगल डोज दे दिया। और फिर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल था, वो कैलकेरिया सल्फ, हमने उसको 200 पोटेंसी में सिंगल डोज दे दिया। तो आप देखेंगे कि ये केस मैनेज करने के लिए इन सिंगल डोजेस में 3 रेमेडीज की जरूरत पड़ी। पहले तो जो एक्यूट प्रेजेंटेशन था कॉफ का विद किडनी, एलुमिना सिंगल डोज दिया। उसके बाद में एंटी मायाज्मेटिक दिया, क्योंकि आपको 4 इन्फेक्शन एक साथ में दिखाई दे रहे हैं। नेफ्राइटिस चल रहा है, CSOM चल रहा है, पायोडर्मा चल रहा है, ब्रोंकाइटिस चल रहा है, एक ही वक्त में। ये बच्चे में इतने सारे इन्फेक्शंस जो हार्बर करता है, उसकी जो टेंडेंसी टू इन्फेक्शंस है वो आपको समझ में आती है। और दूसरी चीज टेंडेंसी टू पस है उसमें। ये दोनों चीजों को समझ के हमने उसको एक सिंगल डोज ऑफ ट्यूबरकुलिनम दिया। वो क्लियर था कि भाई ट्यूबरकुलिनम से ये केस क्लियर नहीं होने वाला है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल की जरूरत पड़ेगी, जो कि कैलकेरिया सल्फ था। वो कैलकेरिया सल्फ हमने उसको दिया। उसके बाकी फीचर्स भी कैलकेरिया सल्फ के उसमें थे, जैसे उसको आप देख सकते हैं साइड में, फियर ऑफ लेमेंटिंग ऑफ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड था। वो अपने भाई से बहुत उसकी एक जिसको सिबलिंग जेलसी कहते हैं वो था। और फियरफुल नेचर भी था। और हॉट पेशेंट था जिसके येलो डिस्चार्जेस थे, तो इसलिए उसको कैलकेरिया सल्फ हमने दे दिया। सॉरी, मैं थोड़ा पीछे चला गया। राइट, सॉरी। ये वाला केस, तो ये केस में
आपको समझ में ये देखा होगा कि इसमें एक्यूट फॉलोड बाय इंटरकरेंट फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, तीनों रेमेडीज हमने एक के बाद एक अलग अलग दिन पे दोनों केस के बीच में, दोनों से रेमेडीज के बीच में गैप रख के हमने इस्तेमाल किया। अब ये इसमें भी यही है, यही था कि एक केस में लाइकोपोडियम इंडिकेटेड था, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम यही था सर कि उसका जो प्री मॉर्बिड केस था, प्री मॉर्बिड सिम्टम्स थे वो लाइकोपोडियम के थे, लेकिन हर एक बार जब हम लाइकोपोडियम देते थे तो उसको थोड़े दिन तक आराम रहता था, फिर उसके सिम्टम्स फिर वापस आ जाते थे, जिसको हम अगर रेमेडी रिस्पॉन्स या केंट्स ऑब्जर्वेशंस की भाषा में बोले तो शॉर्ट एम्यूलरेशंस बहुत आ रहे थे, और उसका जो बीपी था वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था। मैंने पहले भी एक केस बताया था जहां पे प्रोटीन्यूरिया इडीमा तो बहुत स्मूथली रिस्पॉन्ड हो रहा था, लेकिन बीपी ब्लड प्रेशर जो था वो फ्लक्चुएट हो रहा था। इस केस में भी वैसा ही था। तो ये दो एंगल्स में, जहां पे when an indicated remedy gives repeated short ameliorations, and when you see that one of the symptoms is fluctuating and others are responding, ये again एंटीमाइजमेटिक यूज करने के लिए इसका इंडिकेशन है। और जब आपको फ्लक्चुएटिंग रिस्पॉन्स दिखता है तो वो ट्यूबरकुलर मायाजम होने की शक्यता ज्यादा होती है उसके बेस में। तो इसको भी हमने ट्यूबरकुलिनम 1M का एक डोज दिया, और उसके बाद में लाइकोपोडियम को मल्टीपल डोजेज में, क्योंकि जब आपको ट्यूबरकुलर मायाजम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि जब आप उसको, वो डिसीज को या वो पेशेंट को जब आप एक डोज देने के बाद जब आपको विंडो मिल जाता है कि अब इसको हम खत्म कर सकते हैं ये बीमारी को, तब वो विंडो छोड़ना नहीं चाहिए। वो जो जिसको कहते हैं वो स्पेस को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो तीन गोलियां डाल के उसको उसी जगह पे उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलर मायाजम का एक जो पिक्यूलियरिटी है, जो एक जिसको कहते हैं खासियत है, वो ये है कि अगर आपने उसको थोड़ी सी जगह दे दी वापस आने के लिए तो वो बहुत जोर से वापस आएगा। ये साइकोटिक में इतना स्ट्रांगली नहीं होता है। साइकोटिक एक स्लो पेस से बढ़ते रहता है या वहीं घूमते रहता है। ट्यूबरकुलर मायाजम बाउंस बैक करता है, तो थोड़ी सी भी जगह उसके लिए छोड़नी नहीं चाहिए। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी या जो मौका मिल जाए तो उसको वहीं पे एक दो तीन डोजेस देके उसको वहीं पे अर्जेंटली खत्म कर देना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे यूज की। लाइकोपोडियम ट्यूबरकुलिनम लाइकोपोडियम का फर्स्ट डोज दिया, उससे ज्यादा स्लो मल्टीपल शॉर्ट एम्यूलरेशन आ रहे थे। सेकेंड डोज दिया, शॉर्ट एम्यूलरेशन। उसके बाद में हमको समझ में आया कि यहाँ ट्यूबरकुलर मायाजम का एक कुछ गड़बड़ चल रही है, तो एक ट्यूबरकुलिनम का सिंगल डोज दिया और फिर लाइकोपोडियम के दो तीन डोज साथ में देके उसको वहीं पे खत्म करने के लिए छोड़ दिया। तो ये उसका, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बता रहा हूँ कि ब्लू जो है वो शॉर्ट एम्यूलरेशन का एक फेज चल रहा था, और फिर ट्यूबरकुलिनम देने के बाद जो पर्पल जो है उसमें आपको समझ में आएगा कि सारी बीमारी फिर अपने आप से कंट्रोल में आ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जब जब हमको लगने लगता है कि अब हमको इसका बहुत अच्छे से अब ये बीमारी कैसे हैंडल करनी है मालूम पड़ गई, तो इसमें ऐसा था सर कि हमने सोच लिया कि हाँ ये बच्ची कैलकेरिया फॉस जैसी लग रही है, उसको कैलकेरिया फॉस देना चाहिए। कैलकेरिया फॉस दिया क्योंकि अब तक आदत पड़ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से ठीक हो रहे हैं, तो कैलकेरिया फॉस कॉन्स्टिट्यूशनल सोच के इसको दे दिया था। स्क्रीन पे आप टोटलिटी देख सकते हैं। लेकिन इसका जो था हाइपरटेंशन 170 120 चल रहा था, बहुत सीवियर ऑक्सीपिटल हेडेक्स चल रहे थे, एब्डोमिनल कॉलिक चल रहा था, और लूज स्टूल्स और टेनिसमस चल रहा था। तो ये मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने ये सारे को नजरअंदाज कर दिया, और अभी तक जो चल रहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल से ठीक हो रहे, तो ये भी ठीक हो जाएगी करके मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैलकेरिया दे दिया। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मैं लकी था कि इसको कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया कैलकेरिया का। और फिर मुझे समझ में आया कि इसका जो प्रेजेंटिंग टोटलिटी है वो इसमें टेनिसमस भी है, लूज टूल्स भी है, एब्डोमिनल कोलिक भी है, मतलब थोड़ा सा नक्सोमिका जैसा दिख रहा है, और लेकिन हाइपरटेंसिव और ऑक्सीपिटल हेडेक भी है जो थोड़ा सा विरेट्रम विरिडी जैसा भी दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन जो है जिसमें विरेट्रम विरिडी जैसे हेडेक्स है और नक्सोमिका
और मर्क जैसी कॉलिक्स है वो एक ही रेमेडी में है, और वो है टेरिबिंथ। तो इसको सिर्फ सिंगल डोज देना पड़ा टेरिबिंथ का, और ये पूरा केस टेरिबिंथ सिंगल डोज से क्लियर हो गया। अब आप मेरी गलती देखिए, मैंने इसको शुरुआत की थी कैलकेरिया फॉस से, और उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशनल से, क्योंकि मैं जो एक्यूट उसका जो प्रेजेंटेशन था उसको मैंने नजरअंदाज कर दिया था। तो जब मैंने वो करेक्शन कर लिया, जब मुझे समझ में आ गया कि इसका जो एब्डोमिनल सिम्टम्स है वो तो नक्सवामी का जैसे लग रहे हैं, और जो हेड सिम्टम्स है, जो हाइपरटेंसिव हेडेक एंसेफेलोपैथी के सिम्टम्स है, वो विरेट्रम विरिडी जैसे लग रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिने जिसको कहेंगे हम ब्लेंडिंग है, वो विरेट्रम विरिडी का हेडेक और नक्सवामिका का जीआई, ये टेरिबिंथ में हमको दिखाई देता है। तो टेरिबिंथ सिंगल डोज 200 में हमने इसको यूज करके, फॉलोड बाय कैलकेरिया फॉस, जब वो पूरा ठीक हो गए तब उसको कैलकेरिया फॉस दिया। कैलकेरिया फॉस का कोई वरना इंडिकेशन नहीं था, टेरिबिंथ से ये पूरी केस क्लियर होने के बाद में फिर हमने उसको कैलकेरिया फॉस दिया, क्योंकि उसको रिलैप्स ना हो। ये लास्ट केस है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पेशेंट का बीपी, बच्ची का बीपी 160/100 चल रहा था, लाउड S3 सुनाई दे रहा था, और कोर्स क्रेपिटेशंस आ गए थे। मतलब ये बच्ची क्लियरली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में चली गई। और अगर मैंने उसकी पूरी केस ली तो उसमें मुझे समझ में, आप राइट साइड पे देख सकते हैं, वायलेंट थी बच्ची, जेलस थी, डोमिनेटिंग थी, इगोइस्टिक थी, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स थी। तो लग तो रही थी कि भाई लेकेसिस है, लेकिन जब आपको मालूम है कि बहुत क्रिटिकल फेज में ये बच्ची पहुंच गई है, तो अगर आपको मालूम भी है कि इसकी दवा शायद लेकेसिस हो सकती है, तो ये बच्ची को डीप एक्टिंग रेमेडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उस समय नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी क्रिटिकल, मतलब जब जिसको हम कहेंगे वाइटल ऑर्गन्स क्रिटिकल फेज में होते हैं, और अगर आप डीप एक्टिंग रेमेडी दे देते हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप या तो प्रोलॉन्ग्ड होम्योपैथिक एग्रेवेशन, जिसको हमारे ऑर्गेनॉन में लिखा गया है, वो क्रिएट कर दोगे, और ये केस में हम प्रोलॉन्ग्ड होम्योपैथिक एग्रेवेशन ये बच्ची सहन नहीं कर पाती, या वाइटल ऑर्गन्स सडनली क्रिटिकल से फेलियर में चले जाएंगे, और किलर्स एग्रेवेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो होम्योपैथी को हल्के में नहीं लेना चाहिए जब हम इस क्रिटिकल मोड पे रहते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है हमारे मास्टर्स ने, वो ये कहा है कि आपको भले ही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मालूम हो, उसको ना इस्तेमाल करें। आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रिलेशनशिप में जो ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज है, या जो सुपरफिशियली एक्टिंग रेमेडीज वो केसेस में है, उसको इस्तेमाल करें। तो इसके लिए उसको हमने आर्सेनिक आयोड से उसका जो है वेंट्रिकुलर फेलियर कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद में इसको सिंगल डोज ऑफ लेकेसिस से ठीक कर दिया। ये उसकी ये अलग अलग आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटेजीज है, ये प्लान्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह के बीमारियां ठीक करने में, जहां पे बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर हमने ये अलार्मिंग साइन पे कॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया होता, तो हमने बच्ची को ज्यादा हार्म होने के चांसेस थे। इसलिए हमने, हालांकि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मालूम था, उसको न इस्तेमाल करते के अलावा आर्सेनिक आयोड से पहले उसको कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद में सिंगल डोज ऑफ लैक्टेसिस दे दिया उसको। ये सारे केसेस मैंने जो अभी आपको डिस्कस किए, उसकी ये थेरेप्यूटिक स्ट्रेटेजी टेबल है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि कहीं पे हमने सिर्फ क्रॉनिक, सिंगल डोज क्रॉनिक इस्तेमाल किया, कहीं पे एक्यूट फॉलोड बाय क्रॉनिक इस्तेमाल किया, कहीं पे हमने एक्यूट फॉलोड बाय क्रॉनिक फॉलोड बाय एक्यूट फॉलोड बाय इंटरकरेंट फॉलोड बाय क्रॉनिक इस्तेमाल किया। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है। और मैंने ये आपको पूरा एनालिसिस में बता देता हूँ। ये जो केसेस है उसमें से 20% केसेस 0 to 4 days में पूरी तरह से ठीक हो गए। मतलब प्रोटीनयूरिया, हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ईडिमा 20% केसेस में 4 दिनों में ठीक हो गया। बाकी के 30% केसेस 8 दिनों में ठीक हो गए। 40% केसेस, मतलब आप देखेंगे 20 + 30 + 40, 70% केसेस हमारे 12 दिन में ठीक हो गए थे। और जो 10% केसेस बचे थे वो 12 to 15 डेज के अंदर ठीक हो गए। इसका मतलब हमने ये पूरा जो, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से इसको देखते हैं, तो वो 6 से 8 हफ्तों की बात कर रहे हैं।
और हमने ये सारे प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, इडीमा और हिमैचूरिया को विथ इंप्रूवमेंट इन जनरल्स फॉलोड बाय इंप्रूवमेंट इन पर्टिकुलर्स, मैक्सिमम में मैक्सिमम जो 10% केस बचे थे वो भी 15 दिन में ठीक हो गए। तो ये उनके रिस्पॉन्स की स्पीड है जो ये स्टडी में हमने पाई। अगर आपने देखा होगा कि ऑल्दो द प्रेजेंटेशन इज एक्यूट, 60% केसेस को हमको ओपनिंग जो है मतलब क्रॉनिक रेमेडी से ही ठीक हो गए बच्चे, एक्यूट रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ कुछ जो इंडिकेटेड जब एक्यूट रेमेडी थी तब क्रॉनिक रेमेडी ने काम नहीं किया, ये भी मैं आपको बता। एंटी माइजमेटिक रेमेडीज लगभग 30% केसेस में या तो एंटी माइजमेटिक रेमेडी यूज करनी पड़ी ये पूरे स्टडी में, और जो 200 पोटेंसी से 82% पेशेंट्स ठीक हो गए, और सिर्फ 18% बच्चों को 1M पोटेंसी का इस्तेमाल करना पड़ा। 69% पेशेंट्स जो है ये स्टडी में जो थे देखे हमने सिंगल डोज से ठीक हो गए, और 31% 3 डोज लगे, और बहुत कम पेशेंट्स को मतलब 10% पेशेंट्स को 3 से ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ी। जैसे मैंने कहा मैंने कहा था कि 40 to 50% केसेस ये पूरे जो बीमारी है या ये प्रेजेंटेशन है इसमें साइकोटिक एंड ट्यूबरकुलर मायाजम में आते हैं, और बहुत कम पेशेंट सोरिक और बहुत कम पेशेंट सिफिलिटिक एंड में आ जाते हैं। और ये पूरे स्टडीज में आपने देखा होगा 20% केसेस में रिलैप्स, जब आप एलोपैथिक दवा लेते हैं या होम्योपैथिक दवा नहीं लेते तो 20% केसेस में रिलैप्स होता है। ये पूरे स्टडी में जो कि हमने 3 साल तक किया, इसमें एक भी पेशेंट को रिलैप्स नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक दवा से इंडिविजुअलाइज करके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे जो रिजल्ट्स है वो बहुत साधारण है, अच्छे हैं, और इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि ये डिसीज, ये जो बीमारी है वो इसकी जो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक जगह पे एनसेफेलोपैथी हो सकती है जो हमने टेरिबिंथ की केस में देखी, एलवीएफ देखा जो कि आर्सायोड लेकेसिस की केस में देखा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में से भी हम पेशेंट को होम्योपैथी के कुछ छोटे छोटे डोजेस से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें मायाजम का अंडरस्टैंडिंग, पैथोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग, स्पीड ऑफ द डिसीज का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरा कहना है कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बिल्कुल होम्योपैथी से अच्छी तरह से मैनेज हम कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग, डोमिनेंट मायाजम का अंडरस्टैंडिंग, और आपको अगर मैंने बार बार ये बात की रेमेडी रिएक्शन या केंट्स 12 ऑब्जर्वेशंस हमको यहाँ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी स्ट्रैटेजीज बनती है। और सारे केसेस में जैसे मैंने कहा एक भी केस को रिपीट रिलैप्स नहीं हुआ। ये खासियत है रीनल डिसीजेस की कि बहुत फ्लोरिड सिम्टम्स, आप रीनल फेलियर दे दीजिए, किडनी के बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मिल जाएगा, लेकिन किडनी के कैरेक्टरिस्टिक बहुत बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये टाइप की जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी पड़ती है और इनको ट्रीट करना। तो 8:30 हो चुका है और मुझे लगता है कि मैंने मेरी बात रख दी है। सारे केसेस भी बता दिए, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी दे दी है, और उसका जो पूरा स्टैटिस्टिक्स है या किस किस पोटेंसी में ठीक हुए, किस प्रकार की रेमेडी से ठीक हुए, और उसका ओवरऑल रिजल्ट भी मैंने बता दिया है कि होम्योपैथी के रिजल्ट जो है वो आपने खुद देख लिए एविडेंस से कि फार बेटर देन मॉडर्न मेडिसिन है इस प्रकार की बीमारी। सानी सर, थैंक यू वेरी मच, और मैं पूरा प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आपने ये मौका दिया इस चीज को प्रेजेंट करने के। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एक्सलेंट प्रेजेंटेशंस, मैं कहूँगा एक्सलेंट प्रेजेंटेशंस है, और आपने इतना बैलेंस्ड वे में अपना जो प्रेजेंट किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी कहिए कि बात जो समझने वाली बात है आपके लेक्चर्स में कि हमको अपना कहाँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है उसको भी हमको समझना होगा, और अपने मिस्टेक को शेयर अगर हो जाता है तो हम लोग जल्दी से सुधार कर सकते हैं। और आपने जो माइजमेटिक प्रेजेंटेशंस की बात करी, ये इतना बढ़िया यहाँ पर है माइजमेटिक एनालिसिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आपका केस जो है, और इस तरह के इसके पहले भी आपने दिया था और वह भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और यह भी आपका
काफी अच्छा है। तो आप एक साइंटिफिक प्रोसेस में जो केस प्रेजेंटेशंस का तरीका है बहुत ही साइंटिफिक है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरह से, मैंने आपको देखा है आपके जिम्स में आपने किस तरह से साइंटिफिकली सारा काम को निपटाते हैं, ये एक सबको सीखने के लायक बात है। तो इसके साथ में मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सर। आस्था जी, आप डॉक्टर अजमल को, जी सर। या थैंक यू सो मच सर। आपने अपना इस IFPS के इस मंच पे आपने अपना बहुत कीमती समय साझा किया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही अच्छी बातें हम लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, एंड ओवर टू यू डॉक्टर Ajmal. Anjani ji, now it is the time for you can start.